नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस स्टडी पर। दोस्तों, चूँकि एग्ज़ाम आपको पता ही होगा 27 अक्टूबर को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम सुनिश्चित हुआ है और मुझे नहीं लगता कि स्टेट में कोई चेंज होगा, तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और आशा है कि जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में प्री के रिगार्डिंग और मेंस के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि कई तरीके के क्वेश्चन प्राप्त हो रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका जवाब दे दीजिए, बट टाइम के अभाव के कारण मैंने उसका जवाब नहीं दे पाया था। तो इस वीडियो में उन्हीं जो भी आपके क्वेरीज थी उसी पे मैं बात करूँगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, प्री की संबंधित क्या सावधानियाँ, क्या कारण है कि जो बच्चे प्री पास नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे के क्या रीजन्स हैं। तो इन्हीं आज बेसिकली ये जो पूरा वीडियो होगा वो प्री के संबंधित रिगार्डिंग होगा कि क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा अगर आप प्री की एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और इसी बार आप प्री को पास करना चाहते हैं, तो ज़रूर ये वीडियो ज़रूर देखें आप। तो फ्रेंड, जैसा कि पहले मैं जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था उसका जवाब दे दूं कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या घटना चक्र की जगह पर घटना जो पॉइंट होता है, घटना चक्र पॉइंटर होता है, उसको पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप घटना चक्र पॉइंटर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो घटना चक्र पॉइंटर होता है वहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बना देगा, टू द पॉइंट दिया होता है वो। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको अगर आपने पढ़ रखा है, घटना चक्र को नहीं पढ़ा है तो घटना चक्र पॉइंटर पढ़ेंगे। बट कोशिश ये करेंगे कि आप जो भी पीवाईक्यू कर रहे होंगे कहीं से भी, तो उसका एनालिसिस भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि घटना चक्र पॉइंटर में एनालिसिस तो दिया नहीं होता है, केवल वही जो क्वेश्चन पूछा गया होता है उसी का आंसर दिया होता है। इसी वजह से मैं हमेशा घटना चक्र पढ़ने की बात इस वजह से करता हूँ, क्योंकि घटना चक्र में आप ना केवल पीवाईक्यू को पढ़ते हैं जो उसका आंसर होता है, साथ साथ जो इन अदर ऑप्शन होते हैं उस पर भी वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ होता है। तो इस वजह से अगर आप साथ साथ में जो है डिस्कशन जो होता है उसका भी पढ़ेंगे, एनालिसिस बॉक्स जो दिया होता है, तो आपका जो प्री का जो तैयारी होगा वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगा और आप अच्छे से जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप कई बच्चे क्या करते हैं कि केवल जो उसका आंसर दिया होता है उसी को तैयार करके ये सोचते हैं कि मेरा घटना चक्र तैयार हो गया। ऐसा नहीं होता फ्रेंड। अगर उसी क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे तो आपका जो दायरा होगा वो बहुत ही सीमित होगा। आप केवल एक क्वेश्चन को रट ले रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है और ना ही इससे आपका प्री निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो जो क्वेश्चन आया हुआ है ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए फिर से। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ से 10 से 15% क्वेश्चन आ जाते हैं डिक्टो, बट यहाँ पे आपको अगर एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करनी होगी, आपको जो है उसके जो भी चारों ऑप्शन दिए होते हैं A B C D, इस पर एनालिसिस करना होगा कि अगर ये आंसर सही हो गया तो ये तीनों क्यों नहीं है, और ये तीनों क्यों नहीं तो ये किसका आंसर होगा। तो भविष्य में जो भी क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन एडजस्ट करते हैं एग्जामिनर जो होते हैं वो इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं, इन जो तीन अनदर ऑप्शन होते हैं उस पर क्वेश्चन बन जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, जो नए एस्पिरेंट होते हैं या कुछ पुराने एस्पिरेंट भी मैंने देखा है कि वो केवल इसी को रट के ये समझते हैं कि मेरा घटना चक्र तैयार हो गया, या जहाँ से भी पढ़ रहे होते हैं। तो इसको पढ़ लेना ही केवल तैयारी नहीं होती, साथ साथ आपको एनालिसिस भी पढ़ना पड़ेगा तीनों, तभी आप प्री को आसानी से पास कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका माइंड या आपका जो टॉपिक ब्रॉड नहीं होगा तब तक आप जो है आसानी से उसको सही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन और भी डाइवर्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप इसी तरह से तैयारी करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है रूसेंट में क्या क्या पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक पढ़ा जाए, क्या उसको किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि घटना चक्र पढ़ें कि रूसेंट पढ़ें। तो सबसे पहले आप जो है घटना चक्र को फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश करेंगे पूरा। अभी आपको रूसेंट नहीं पर पूरा घटना चक्र अच्छे से पूरा कवर करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। जो जो मैंने बताया हुआ है उसमें कौन कौन सी घटना चक्र मैंने बताया था, एक आपको पॉलिटी की बताया हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा बताया था साइंस की, तीसरा आपको मैंने इन्वायरमेंट का बताया हुआ था और जियोग्राफी का बताया हुआ था। इसी तरीके से मैंने आपको सारे घटना चक्र बताए हुए थे। हाँ, मैंने इकोनॉमिक्स को मना किया हुआ था कि इकोनॉमिक्स की घटना चक्र आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अब करंट से आ रहे हैं, तो आपको करंट अच्छे से तैयार करना है, वो करंट अफेयर में हो जाएगा। वहाँ पे जो भी इंडेक्सेस आते हैं, जो भी आपका जो है इन्फ्लेशन रेट या आरबीआई मॉनेटरिंग पॉलिसी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका करंट से हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप जो है इसको नहीं भी पढ़ेंगे। हाँ, इसके इकोनॉमिक का जो रूसेंट में दिया हुआ है
कुछ स्कीम दी हुई हैं। तो नया लूसेंट अगर आप खरीदेंगे तो उसमें कुछ योजनाएं दी हुई हैं, तो योजनाएं आ रही हैं, उसको मैचिंग में आ जाता है कि कौन सा किस वर्ष में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बन रहा है जिसको वहाँ तैयार कर, कुछ ग्राफ्स वगैरह होता है, ठीक है, जैसे कुजनेट्स चक्र हो गया, तो इसी तरीके के गिनी चक्र हो गया, कुछ जो है वो ग्राफ्स वगैरह आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप तैयार करेंगे। साथ ही बैंकिंग रिफॉर्म संबंधित जो हुआ था 1969 1980, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। पंचवर्षीय योजना आपका तैयार होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से किस मॉडल पे आधारित था, ये सब जो है वहाँ से आता है। एक दो क्वेश्चन हरित क्रांति से बन जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को अगर पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया जो मैंने पूछा था स्टूडेंट ने कि क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको घटना चक्र फिनिश करना है पूरा अच्छे से, उसके बाद लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप जैसे पॉलिटी यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर मान लीजिए आप राष्ट्रपति यहाँ से आपने फिनिश किया, साथ साथ यहाँ लूसेंट को भी आप पढ़ लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ज़्यादा होलिस्टिक हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा बहुत अच्छा होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले आप घटना चक्र पूरा फिनिश करेंगे फिर उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। लूसेंट बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपकी जो तैयारी होती है वो रिवाइज बहुत अच्छा कराता है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़े हुए होते हैं अंतिम के दिनों में घटना चक्र के बस आपने थोड़ा बहुत 60 नोट जो आपको नहीं आ रहा था उसको आपने बना के रखा हुआ था, साथ में उसको पढ़ लिया और साथ में इसको लूसेंट को रिवाइज कर लिया बहुत फास्ट में, तो 7-8 घंटे में आपका जो है कवर हो जाता है। इस वजह से कहता हूँ कि अंतिम के दिनों में घटना चक्र उठा के पूरा पढ़ना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। और अगर आप इसको पढ़े हुए होते हैं, इसके सारे जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे तो उसका नोट्स आपने बनाया हुआ है, तब उसके बाद आप जो है लूसेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, कम टाइम में पढ़ सकते हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने शुरुआत में 1-2 बार पढ़ा होगा। तो इस चीज़ को आप करिए, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं कुछ फ्रेंड्स बात करूंगा कि आपको प्री में जो है आप जो प्री अब एग्ज़ाम देते हैं, कई बच्चे हैं 5-6 बार से बताते हैं, उनका प्री होता क्यों है, उसके क्या रीज़न है, क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। इसके पूर्व जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया है, क्या सावधानियाँ होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। फर्स्ट जो है कि आपको जो भी क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो भी PYQs कर रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्या वो हमारे प्री के जो आयोग द्वारा क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बहुत टफ हो, जो UPSC लेवल का हो, ठीक है, जो PCS के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से सही ही ना हो। ये भी एक रीज़न होता है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट से टेस्ट सीरीज उठा लेते हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते हैं कि जो मेरा पेपर आ रहा है RO ARO का या UP PCS का, वो जो है जो उसका ट्रेंड होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, उनकी तैयारी जो है थोड़ा सा भटक जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पेपर या जो भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसको ज़रूर देखें कि क्या वो मेरे जो भी ट्रेंड है PCS का, जो PCS आयोग क्वेश्चन बनाता है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये आप सावधानी बरतेंगे कि जो भी आप टेस्ट करेंगे वो जो है PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर उसी तरीके के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, GS अथाह सागर है, आप कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मैंने 7 बार प्री निकाला हुआ है, तो इस आधार पर मैं बता पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे मैं तुरंत बता दूँ। बट हाँ, इतना कॉन्फिडेंस हमेशा ही रहा कि अगर मैं अंतिम के 10 दिन पढ़ लेता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने कवर किया हुआ, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से अगर आप भी पढ़ेंगे तो अच्छे से आप जो है कवर कर पाएंगे। बट अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि नहीं मैंने पूरा किताब उठाना है शुरू से अंत तक फिनिश कर देना, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी दिमाग का भी एक दोस्तों जो है सीमित वो होता है, याद करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा याद करेंगे तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे दिमाग का जो पुराना क्वेश्चन होगा आप भूलते जाएंगे, और जो वाकई में जो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए तो वो आपको याद नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो भी करना है सिलेक्टेड पढ़ना है और उसको याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा गलती क्या करते हैं दोस्तों कि फ्रेंड्स कि उसमें फ्रेंड जो भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रिवाइज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन को, जो भी अपने नोट्स बनाया हुआ है उसको रिवाइज़ नहीं करें, अंतिम के दिनों में अपने चीज़ों को उठा के बैठते हैं। तो जब आप जितने ज़्यादा बार रिवाइज़ करेंगे फ्रेंड्स तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो वहाँ पे क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आप सही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो उसका बेटर आंसर होगा वहाँ तक आप आसानी से पहुँच पाएंगे। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। कोई भी जो भी आपने घटना चक्र या लूसेंट से जो भी शॉर्ट नोट बनाया हुआ या अपने टेस्ट सीरीज से उसको बार बार पढ़िए, ठीक
ठीक है, उसका प्रैक्टिस करिए बार बार। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी और जो क्वेश्चन रॉन्ग करने की आपकी वो होगी वो उसको कम करेंगे आप। तो क्वेश्चन गलत कम करेंगे तो सीधी बात है आपका जो राइट क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा और आप आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो ये करना है आपको, बार बार रिवाइज करना है, पढ़ाई के साथ साथ नए टॉपिक्स के साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है। तीसरा फ्रेंड्स, आपको सावधानी ये बरतना है कि आपको जो है एग्ज़ाम के 1 महीने पहले सारे टॉपिक्स आपके पढ़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स बच जाते हैं जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको तैयारी पढ़ा ही नहीं आपने। तो इससे क्या होगा कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो चैलेंज का आप फेस करेंगे। क्योंकि होता ये है कि अंतिम में जब आप सारे टॉपिक कवर किए नहीं होते हैं तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं और आप जो है प्रेशराइज्ड फील करने लगते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि 1 महीने पहले तक आप पूरा प्री, जैसे कि अक्टूबर में प्री है तो आप जो है नवंबर तक पूरे टॉपिक्स आपके फिनिश हो जाने चाहिए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि 15 नवंबर तो 15 अक्टूबर तक फिनिश करेंगे फिर रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट बनाइए कि नवंबर तक मेरा सारा का सारा पढ़ जाना चाहिए। ठीक है, पूरा जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से आप कवर करेंगे शुरू से अंत तक। उसके बाद जो है फिर आप रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है 15 अक्टूबर तक पूरा फिनिश किए उसके बाद फिर रिवाइज करने बैठे। मतलब उसको एक थोड़ा सा जो है नवंबर तक आप फिनिश करके रखेंगे तो आप फिर उसको रिवाइज करेंगे तो इसका प्रेशर आपके ऊपर कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि अंतिम के दिनों में अगर आपके माइंड पे प्रेशर कम होगा तो आप प्री एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करेंगे कि नवंबर तक अपने सारे भी जो भी टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट और जनगणना, यूपी, जो भी आपने पढ़ रखा उसको पहले से रिवाइज करके रखेंगे। उसके बाद प्रेशर नहीं आएगा, बस धीरे धीरे आप जो मन में आएगा वो आप पढ़ेंगे। अंतिम के 1 महीने में आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक है। तीसरा, बच्चे क्या नहीं करते हैं, प्रैक्टिस। क्वेश्चन वो पढ़ तो खूब लेते हैं, खूब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे उधर से पढ़ेंगे, घटना चक्र पढ़िए इधर से, मतलब सारा कंटेंट पढ़ डालते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम में केवल कंटेंट याद होना ही मेन नहीं होता, क्योंकि उसमें से फ्रेंड्स 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं कह रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर सही, वो क्वेश्चन सही करने के एनालिटिक्स पे डिपेंड होता है कि आप क्वेश्चन के आंसर को कैसे वो जो है सही करेंगे। ऐसा नहीं वो क्वेश्चन आपको सही से आएगा नहीं, वो क्वेश्चन आप उसका आंसर आपको पता नहीं होता है। बट अगर आप क्वेश्चन पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इससे होता ये है कि आप सही करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो यही मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन सही करने की जो आपकी स्किल होगी वो डेवलप होगी और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसका कहीं से भी ये तर्क नहीं होता है कि आपको जो याद है वही क्वेश्चन सही करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेन फोकस यही होता है कि आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग चारों तरफ हर सब्जेक्ट पर सोचता है, तो वो जो सोचने का तरीका होता है वो सही करने की जो आपकी क्षमता होती है वो डेवलप होती है प्रैक्टिस से। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन को कि किस तरीके से उसमें आंसर में आप जो है एलिमिनेटिंग मेथड लगाएंगे, साथ साथ और भी कुछ तरीके होते हैं, अपने जो भी आपने कंटेंट पढ़ रखा उसी के आधार पर क्वेश्चन के जो भी आंसर है वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है बेनिफिट प्रैक्टिस का। और साथ ही साथ कभी कभी डिक्टो वही क्वेश्चन जो है आ जाता है, तो ये आप गलती नहीं करेंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे जो मैंने बता दिया है। ठीक है, रिवीजन को अच्छे से करना है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। और चौथा फ्रेंड्स, अंतिम के दिनों में जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो और भी मिस्टेक करते हैं। वो ये करते हैं कि वो स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ने लगते हैं। ठीक है, कहीं से जो भी होता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं, तो ये गलती आप कभी ना करें। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें कि कहाँ से मुझे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों होता है। अगर आपने बहुत बार पढ़ रखा है तब आप पढ़ सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आप वहाँ से पढ़िए जहाँ से कम पढ़ के भी ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। जैसे आपने रिसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए हुए हैं। बट आप तभी ऐसा कर पाएंगे जब आपने पढ़ के रखा होगा, तो आप अच्छे से उसको पहले से रिवाइज करके रखेंगे, तभी आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ ये करेंगे कि अंतिम के दिनों में स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे, जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाया हुआ उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और चौथा फ्रेंड्स, पांचवा जो है ये गलती नहीं करना, PYQs, जो भी PYQ क्वेश्चन आते हैं उसको रॉन्ग नहीं करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने PYQ क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया तो आप जो है प्री पास करने से काफ़ी दूर हो जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि अगर 70 से 80 क्वेश्चन PYQ के आ रहे हैं
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, जरूरी नहीं कि डिक्टो ही आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने जो भी PYQ आ रहे हैं उसको आपने अगर गलत कर दिया तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं जो वो ये सब क्वेश्चन सही करते हैं और आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, और जो नए क्वेश्चन आए हैं वो भी आपके गलत हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको प्री पास करने की जो कैपेसिटी होगी या जो भी आपकी क्षमता होगी वो कम हो जाएगी और आप जो है प्री से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कोशिश ये करना है कि जो भी PYQ आया हुआ है उसको आप रॉन्ग नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQs का प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैंने ये भी बता के रखा हुआ कि आप घटना चक्र को बार बार रिवाइज करिए, उसका जो भी एनालिसिस बॉक्स जो नीचे दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, आप अपने शॉर्ट नोट को बार बार पढ़ेंगे। साथ ही दिमाग में कुछ और भी तरीके होते हैं जो आप चीज़ों को शॉर्ट नोट बना के याद कर सकते हैं। और अंतिम में न्यूमोनिक्स, या आप जो है कुछ फैक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स जो आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब कभी कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं तो उसके लिए कुछ ट्रिक बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रिक जो है स्टैंडर्ड हो, कोई बताया हो, वो अपने से ही आप बना सकते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है साइंस के रिगार्डिंग। मुझे जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन हो कि यार ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो कैसे इसको तैयार करूँ, तो वहाँ पर आप अपना ट्रिक्स बनाइए कि ये क्या क्या तरीका ऐसा अपनाया जाए, या किसी के नेम पर या कोई देश के नाम, मतलब जैसे भी तरीके से जिस भी तरीके से आपको याद करना आप वहाँ ट्रिक बनाइए उस क्वेश्चन को याद करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने साइंस में एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन और परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो मैं हमेशा यहाँ क्वेश्चन गलत कर देता तो मैंने इसमें जो है ट्रिक निकाला। मतलब वो आप तभी कर पाएंगे जब आप बार बार पढ़ेंगे। तो जब बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा यार ये तो यहाँ पे ऐसी चीज़ आ रही है, यहाँ पे ये सिमिलरिटी आ रही है, यहाँ पे ये डिफरेंट है। तो जैसे कि अब आप अगर उसमें देखेंगे तो अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन प्रकीर्णन का है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है, तो वहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जैसे कि समुद्र का कावा दिखाई देना या जो है कोई और भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसमें इस तरीके के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि पानी में जो है कोई छड़ पड़ी हुई है उसका टेढ़ी दिखाई देना। तो अगर कोई भी चीज़ जो जैसी है वैसी नहीं है, ठीक है, अपने रियलिटी से डिफ़र कर रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमेशा अपवर्तन काम करता है, ठीक है। जैसा है वैसा होता ही नहीं है। मतलब पानी में जो अगर आप छड़ डालेंगे देखेंगे तो वाकई में वो सीधी होती है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पानी में छड़ डूबी हुई वो टेढ़ी दिखाई दे रही है, बट ऐसा होता नहीं है। तो मतलब जो जैसा है अगर वैसा नहीं कहा जा रहा है, कुछ झूठा टाइप का है, तो वहाँ पर हमेशा अपवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे अब पानी में ही कोई सिक्का है वो उठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या सच में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है? ऐसा नहीं होता है। बट वही कॉन्सेप्ट मैंने बनाया, जो इसका कॉन्सेप्ट आप जानेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, बट जो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में आप कैसे याद करेंगे, जो जैसा है वो ऐसा नहीं बताया जा रहा है अगर, तो मतलब वहाँ पे अपवर्तन काम करता है। तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया। दूसरा जैसे आप TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ अगर चमक की बात कर दे, शाइनिंग, चमक, जैसे कि शीशे का चमकना, शीशा टूट कर बिखर जाता है, या फिलामेंट का चमकना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे TIR होता है हमेशा, बस जहाँ पे चमक दिख गया वहाँ TIR। और इसी तरीके से प्रकीर्णन में क्या होगा, प्रकीर्णन में अगर कोई कलर डिफाइन कर दे, ठीक है, उसमें कोई रेड बता देगा, ग्रीन बता देगा, अगर इस तरह से कोई इंडिकेशन, कोई स्पष्ट कलर बता दे रहा तो वहाँ पे हमेशा प्रकीर्णन होता है। मतलब कुछ सोचना ही नहीं, क्वेश्चन किसी भी तरीके का क्यों ना हो। और एक विवर्तन का क्वेश्चन होता है, इंटरफेरेंस का। तो विवर्तन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जो है कोई भी चीज़ है, जैसे कि रोड पे जो है केरोसिन आग गिर जाती तो वो कैसी थी, वो रंग बिरंगी दिखती है, कैसी, रंग बिरंगी। तो यहाँ पे कोई कलर डिफाइन नहीं किया है, जहाँ पे कोई कलर डिफाइन नहीं होता, रंग बिरंगा करके कहे, या पानी में रंग बिरंगा कलर दिखना, या साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखाई देना, यहाँ पर हमेशा विवर्तन होता है। बस आपको कुछ भी याद नहीं करना है कि किस में कह रहा है, क्या है। जहाँ पे कोई कलर डिफाइन ना हो वहाँ पे क्या होगा, विवर्तन होता है। जहाँ पे कलर डिफाइन हो जाए वहाँ पर प्रकीर्णन होता है। जहाँ पे कोई जो जैसी है वैसी नहीं होती है वहाँ पे अपवर्तन होता है। जैसे सूर्य का अपने क्षितिज पर दिखाई देना, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो क्षितिज पर दिखाई देना मतलब वैसा है नहीं, बट वैसा कहा जा रहा है कुछ दूसरी तरह से। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप इस तरीके से ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह के बहुत से ट्रिक होते हैं छोटे छोटे, जो आप अपने खुद से बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन सही करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको आसानी से याद भी रहेगा। इसी तरीके के न्यूमोनिक्स आप यूज कर सकते हैं। और भी कुछ सावधानियाँ हैं फ्रेंड्स, जैसे अंतिम के दिनों में आप जो नोट्स बनाए होंगे केवल उन्हीं को आपको पढ़ना है।
आपको जो है ऐसा नहीं करना कि कहीं से भी कोई आपने पढ़ के जो रखा है, कोई किसी ने बीच में आपको नोट्स दे दिया और आप उसको पढ़ने लग गए और अपना आपने छोड़ दिया। इससे क्या होता है कि जो भी आपने पूर्व में पढ़ रखा है उसका रिवाइज आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो भी नोट्स आपने बना के रखा है उस पर आप कॉन्फिडेंस जताइए, उस पर आप विश्वास जताइए। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बना के दे दिया। अरे मान लीजिए अगर 2 क्वेश्चन उसके नोट से आ भी गए, बट आपका यहाँ से जो आपने तैयार करके रखा है 6 महीने 1 साल से आपने पढ़ के रखा है, इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा आपका डिसएडवांटेज यहाँ से हो जाएगा। तो इस वजह से अंतिम के दिनों में क्या करना है, नए न्यू सोर्सेज जो हैं उसको आपको नहीं लेना है। कहीं से भी कोई कितना भी कहे रहे ये मेरा कोर्स है, यहाँ से आप पढ़ेंगे 70 क्वेश्चन सीधे आएंगे, ऐसा नहीं करना। हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई जैसे प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट दे रहा है तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ नए क्वेश्चन आ जाएंगे, ये आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी मिस्टेक्स हैं ये आप ना करें तो आसानी से आप प्री को पास करेंगे। साथ में एक अंतिम मेरा जो सुझाव वो सी सैट को लेकर रहेगा कि सी सैट में बच्चे क्या करते हैं कि तो उसको तैयारी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि पास हो जाएगा, बट अंतिम में कई बार मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे होते हैं कि वो सी सैट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप भी कतई इस बात को ध्यान में रख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के मैथ रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। कम से कम शुरू के 5-6 दिन तो ज़रूर ही इसी सेट को जो भी संप्रेषण वाला हो गया, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उसको कवर करेंगे। साथ ही हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप आसानी से 33% पास करना होता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बट मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि आप जीएस में पास हो जाएँ और सी सेट में फेल हो गए। और ऐसा हो भी रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो सी सेट में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। और सोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके की मैं जो भी सावधानियां या जो भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है टीचर्स के प्री और इंटरव्यू के रिलेटेड और मेंस के रिगार्डिंग, तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और इसके बाद में ज्योग्राफी के संबंधित जो भी आपने क्वेश्चन किया था कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए वो मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू।